आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पहचान सकते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो हमने डिफरेंट मेथड्स एनालिसिस के किए हैं उसमें आपको बताया था ऐश एनालिसिस मतलब पादप भस्म जो विश्लेषण होता है उसमें लगभग अधिकांश पौधों में 30 मिनरल्स पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स में 60 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे मिनरल्स पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी मिनरल्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो पानी के साथ में अवशोषित कर लिए जाते हैं। उनकी आवश्यकता पौधे को है या नहीं है, ठीक है। तो आर्नन और स्टाउट ने 1939 में कुछ पॉइंट्स दिए ये बताने के लिए कि अगर कोई भी मिनरल पौधे के लिए कितना आवश्यक है, उसके लिए कौन कौन से मुद्दे हमें देखने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि सबसे पहला पॉइंट है कि वो जो मिनरल होता है वो पादप की जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी जो कायिक वृद्धि होती है और जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है, माने फूलों का बनना और उससे फल का बनना, इन सब प्रक्रियाओं के लिए वो मिनरल आवश्यक होना चाहिए किसी न किसी स्टेज पर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर वो मिनरल हम उसके पोषक तत्वों में से निकाल देते हैं सॉल्यूशन में से, जैसे कि एक्सपेरिमेंट हमने किया था हाइड्रोपोनिक्स में, तो वो उसको निकालने से जो सिम्टम्स कुछ ना कुछ आने चाहिए वो सिम्टम्स विशेष होने चाहिए। और अगर हम उस मिनरल को देते हैं, सप्लाई करते हैं फिर से, तो वो जो लक्षण होते हैं वो वापस से नॉर्मल प्लांट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट फिर उन्होंने दिया कि वो जो स्पेसिफिक मिनरल है उसको कोई भी दूसरा मिनरल रिप्लेस ना कर सके, माने वो स्पेसिफिक हो। यदि वो मिनरल का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लक्षण है तो वही आना चाहिए और कोई उसको रिप्लेस नहीं करे। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उनके लिए तो वैलिड है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वैलिड नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं और अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जनरली दूसरे प्लांट में जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कंटामिनेशन के रूप में ही पौधों को मिल जाते हैं, अलग से उनको देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो मिनरल जो है प्लांट को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं लास्ट के दोनों पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, वो सभी मिनरल्स के लिए वैलिड नहीं है। तो कुछ लोगों ने बाद में ये भी कहा कि सिर्फ हमको पहले पॉइंट को ही मानना चाहिए कि पौधे की आवश्यकता के लिए मिनरल वो आवश्यक है या नहीं है, सिर्फ उसके लिए पहला पॉइंट ही वैलिड होना ठीक है। अब जितने भी प्लांट्स हैं उसमें करीब 16 न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ज़रूरी माना गया है पौधों के लिए, उसको बोलते हैं आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नॉन मिनरल कंपोनेंट हैं, मतलब पौधा उनको मिट्टी से लवण के रूप में प्राप्त नहीं करता है। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको पानी से मिलता है। उसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट्स में आपको मिलते हैं वो सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स में माने जाते हैं। उसमें कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उसमें, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप दोनों कंपेयर करो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जो हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं तो फॉस्फेट्स के रूप में, सल्फेट्स के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिलिकॉन भी जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके अलावा बोरोन है, क्लोरीन है, कार्बन है, सोडियम है, निकल है, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आयरन है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं क्योंकि इनकी मात्रा जो है वो बहुत कम मात्रा में पौधों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब थोड़ा सा हम बात करें कि आखिर इन मिनरल्स का रोल क्या है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो अलग अलग तरह की प्रक्रियाओं में इनका रोल होता है। तो थोड़ा से देख लेते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स में, किन किन रिएक्शंस में इनमें ये इनका इम्पॉर्टेंस रहता है। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है संरचनात्मक संघटक या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन मिनरल कंपोनेंट है। उनके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है नाइट्रोजन।
आमतौर पर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स के रूप में या नाइट्राइट्स के रूप में या अमोनियम सॉल्ट्स के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। और ये प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में, एंजाइम्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, इन सब में नाइट्रोजन जो है एक संघटक होता है। आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो देखा होगा न्यूक्लिक एसिड्स में, इसमें सब में ये सब होता है। सल्फ़र जो होता है वो सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन के अंदर कंपोनेंट होता है, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड के अंदर होता है। कोएंजाइम ए में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। विटामिन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड्स में मतलब जितना भी सेल मेम्ब्रेन्स आपके बनेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन्स बनेंगे, उनमें सब में फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूक्लिक एसिड में एक कंपोनेंट होता है, बैकबोन उसकी बनती है न्यूक्लिक एसिड्स की। कोएंजाइम ए के अंदर फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जितने भी आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक एटीपी है, जीडीपी है, एनएडीपी है, इन सब के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। देन बोरोन जो है सेल इलोंगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी में आप देखेंगे पोलन ट्यूब ग्रोथ के लिए बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जब तक आप बोरोन सॉल्ट नहीं देते तो बहुत अच्छा सा पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होता है। इसका मतलब सेल वॉल इलोंगेशन में इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। और बोरोन मैनिटोल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का भी एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं पर ये बोरोन अटैच रहता है, तो उसके फंक्शनिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल में मध्य पटलिका जिसको हम बोलते हैं, मिडिल लैमेला जिसको हम बोलते हैं, जब सेल डिवीजन होता है जो सबसे पहले बनती है बीच में, वो उसका इम्पॉर्टेंट घटक है। प्लांट्स में अगर मध्य पटलिका नहीं बनती है तो सेल वॉल का ग्रोथ भी नहीं होगा, सबसे पहले मिडिल लैमेला बनता है। तो कैल्शियम पैक्टेट के रूप में ये कैल्शियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में रहता है। दूसरा फंक्शन जो देखने में आता है वो है एनर्जी ट्रांसफ़र का, मतलब जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसमें भी मिनरल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, एफडीपी, तो इन सब के अंदर फॉस्फेट एक इम्पॉर्टेंट घटक है। और आप रिएक्शंस देखेंगे तो जितने भी रिएक्शंस है उसमें जो लास्ट वाला थर्ड जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और जहाँ पर भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र में ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में खास रोल होता है पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन की वजह से ही टर्गर प्रेशर, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर आयन है पोटेशियम। सोडियम को जनरली हम बाहर का मानते हैं, सेल के अंदर पोटेशियम होता है, तो वो प्लांट सेल की टर्गर प्रेशर को, वॉल प्रेशर को मेंटेन करता है। और कहीं पर अगर न्यूट्रलाइजेशन करना हो, कहीं पर माइनस प्लस को बैलेंस करना हो चार्जेस को, तो वहाँ पर भी पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में या एंजाइम के संघटक के रूप में कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। आयरन है फोटोसिंथेसिस के अंदर। साइटोक्रोम्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी होती है, जो रेस्पिरेशन में और ख़ास करके फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जितने भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उनके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स होता है जो नाइट्रोजन लेता है और अमोनियम कंपाउंड घर से देता है दूसरी साइड से, उसके अंदर आयरन एक इम्पॉर्टेंट संघटक होता है, कंपोनेंट होता है। देन कॉपर मिनरल जो है बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, फिनोलेज, ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर प्लास्टोसाइनिन, इनका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसी तरह से मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, हायर प्लांट्स में तो इतना नहीं है, उनके अंदर नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में सेंटर में मॉलिब्डेनम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज जो नाइट्रेट को कन्वर्जन करता है, उस एंजाइम का भी एक कंपोनेंट, ये घटक होता है। इसी तरह से निकल जो है वो हाइड्रोजनेज एंजाइम और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जिंक भी कुछ एंजाइम्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो किसी न किसी एंजाइम के कंपोनेंट होते हैं, कहीं पर कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, ये इनका इम्पॉर्टेंट काम होता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में
भी इन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो है बहुत सारी रिएक्शंस में कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट होता है, लगभग 40 या इससे ज़्यादा रिएक्शंस में। कैल्शियम जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेंजर है, जो भी आयनिक फॉर्म में जो मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, उसके अंदर कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फोलिपिड्स में एटीपी के ब्रेकडाउन में भी कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सोडियम कहीं कहीं पर ऑल्टरनेटिव पोटेशियम के ऑल्टरनेट के रूप में काम में आता है। इसके अलावा फॉस्फोइनोल पायरवेट जो होता है उसका वापस से रीजनरेशन मेटाबॉलिक पूल में से अगर करना हो तो वहाँ पर सोडियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, खास करके C4 प्लांट्स में और CAM प्लांट्स में। ये C4 प्लांट्स वो होते हैं जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट में ग्रो करते हैं और उनका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 3rd कार्बन कंपाउंड के बजाय 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो फॉस्फेट ट्रांसफ़र करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंगनीज काफ़ी सारी रिएक्शंस आती हैं जो कि कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो होते हैं जो किसी पॉजिटिव आयन से एक्टिवेट होते हैं, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल डिकार्बोक्सिलेज है, काइनेज है, ऑक्सीजनेज है, ऑक्सीडेज है, परऑक्सीडेज है, इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्लोरीन जो है वो भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में, खास करके वो रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के रिलीज से संबंधित होती हैं उनके अंदर क्लोरीन का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो दो मिनरल्स एक दूसरे की जो रिएक्शन होती है उसको एंटागोनाइज करते हैं, मतलब एक अगर बढ़ाएगा तो दूसरा उसी रिएक्शन को कम कर देगा, इस तरह के भी होते हैं। एंड कुछ टॉक्सिक भी होते हैं मेटाबोलाइट्स मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। इसी तरह से आर्सेनिक और मरकरी, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ये साइटोप्लाज्मिक टॉक्सिन का काम करते हैं, तो इनका अक्यूमुलेशन प्लांट्स में नहीं होना चाहिए। अभी तक इतना ही इसके बारे में, फिर इसके इंडिविजुअल मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पर कि हर एक जो मिनरल है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उससे क्या क्या बनता है, कहाँ से मिलता है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे और उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे।